हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप आ गए हैं 10th ग्रेड में और एक ब्यूटीफुल जर्नी शुरू करने वाले हैं। हम आपके साथ चलेंगे। हमारा नाम है स्पीकिंग चॉक्स, अ बैलेंस्ड डाइट ऑफ एजुकेशन। जी, इकलौता एडटेक जो स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाता है। आप कैसे सोचते हैं, आप कहां कहां पे फंसते हैं, आपको कहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको देखते हुए प्रोडक्ट बनाया है। सबसे पहली चीज आपको करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी। जी हां, सेल्फ स्टडी आपको बनाएगा फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। देखिए, आज के जमाने में अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप मानते होंगे इस बात को कि अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप 11th में ही देख लीजिए, अगले साल ही अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो टीचर आपको इतना सारा सिलेबस नहीं करा पाएगा। आपको वहां से कुछ सीख के आना पड़ेगा और फिर खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बुक्स के साथ टाइम बिताना होगा। बट मैं समझता हूं कि भाई बुक के साथ टाइम बिताना इतना आसान नहीं है। जी, वहां पे अपने आप पढ़ना, वहां पे जब अटक जाएं तो कैसे उसको एक्सप्लोर करें, कैसे आगे बढ़े, बहुत मुश्किल होता है। मम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं और हर वो इंसान बोलता है जो आपका भला चाहता है कि भाई सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि उन्हें पता है कि सेल्फ स्टडी के बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन करे तो करे कैसे सेल्फ स्टडी? तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन, और वो है बुक कहती है। जी हां, बुक कहती है एक ऐसा सेक्शन है जहां पे मैं और आप मिलके एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। जी हां, एनसीईआरटी का एक एक पेज डिस्कस करेंगे। भाई एनसीईआरटी इतनी ब्यूटीफुल बुक है, इतने महान लोगों ने उसको लिखा है, इतने ब्यूटीफुल ऑथर्स हैं उसके, कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ क्लियर कर दिया। जी, कोई गलती नहीं है बुक में, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट है। तो क्यों ना उस बुक का सहारा लिया जाए और उससे सारी चीजें सीख ली जाए, है ना? तो सेल्फ स्टडी करने का पहला रूल, आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए और मैं आपकी मदद करूंगा। और इसमें मदद करेगा एक और चीज जो कि है सेल्फ इमेजिनेशन का टूल, इमेजिनेशन बिल्डर। जी देखिए, बुक जब हम पढ़ने लगते हैं ना तो एकदम से ना बुक खोली नहीं जाती। मन की बात बोल रहा हूं ना, बुक खोली नहीं जाती। बुक जैसी खोलो ऐसा लगता है कि बोरिंग सा। मजा आया कि कोई दोस्त आपको कोई कहानी वहानी सुना दे, उस चैप्टर के बारे में पूरी बात बता दे, तो यार थोड़ा सा दिमाग में एक आउटलाइन बन जाती है। स्कूल में भी जाने में मजा आएगा, टीचर पढ़ाएगी तो चलो भाई ये हाँ ये पता है, मुझे पता है, ऐसी फीलिंग आएगी। खुद पढ़ने लगोगे तो भी पता है वाली फीलिंग आएगी। तो सेल्फ इमेजिनेशन का ये टूल, इमेजिनेशन बिल्डर, ब्यूटीफुल है। स्पीकिंग चॉक्स के चैनल पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, जहां से भी इसको हासिल करिए, आराम से सुनिए। 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर सुना दिया है, मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। आपको मजा आ जाएगा चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन सुन के। 50-60% चैप्टर तो वहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, 50-60%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इमेजिनेशन बिल्डर आपकी बहुत मदद करेगा। उसके बाद मेरे साथ मिलेगी आपको लाइव क्लास, रोज शाम को 6:30 से 8। जी, टाइम नोट कर लीजिए, 6:30 to 8 मंडे टू फ्राइडे। और हम करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ साथ में, तो वो एक अलग ही मजा आएगा। जो भी एनसीईआरटी के अलावा भी बचा हुआ है सब कंप्लीट करेंगे लाइव क्लास में। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा पूरी की पूरी एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व्ड। और कुछ चाहिए जनाब? सब मिलेगा आपको, बस आप मूड बना लीजिए कि अब पीछे पलट के नहीं देखेंगे। तो शुरू करते हैं, बुक कहती है, और इस सेक्शन में हम सीखेंगे सेल्फ स्टडी करना। तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, आप मेरे साथ बुक कहती है सुनिए पूरा की पूरा। हर एक एक्सरसाइज के पहले जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे वो थ्योरम्स हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स ही क्यों ना हो, हम हर एक चीज को साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे ताकि कुछ भी ना रह जाए। और उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। जी, एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट, कुछ भी होमवर्क के लिए नहीं है, सब साथ में करेंगे। तो ये होगा आपका पैकेज। आई थिंक इट्स 100% कंप्लीट पैकेज फ्रॉम स्पीकिंग चॉक्स। एक ही अटैक है जो आपको बनाना चाहती है इंडिपेंडेंट। जी हाँ, आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहती कि हम पढ़ाएंगे आप हमारे साथ पढ़ो। वो कह रही है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप खुद ही पढ़ना शुरू कर दो। तो स्टेप 1 होगा, आप बुक कहती है मेरे साथ डिस्कस करो। उसके बाद खुद बैठ के उसको पढ़ो, प्रॉमिस करो मुझे कि तुम पढ़ोगे। जी, खुद बैठ के पढ़ो और उसके बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। नहीं होगी तो मैं तो हूं ही, मैं कौन? आशा यानी अब सब समझ आएगा विद अभी, और मैं हूं आपका अभी, एबी यानी कि अभिषेक भैया, और मैं आपको बोलूंगा दोस्त। तो दोस्त, मेरी बात मानो तो खुद पढ़ना शुरू करो, अपनी चाबियां अपने हाथ में रखो, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, बनाओ उसे, मैं तुम्हारे साथ हूं। राइट? तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स, ग्रेड 10,
बेस्ट ऑफ लक। अब ये गाड़ी रुकेगी प्रोबेबिलिटी पे जाके, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये चैप्टर खोला, ये देखिए आपका प्यारा एनसीईआरटी का पेज। इंट्रोडक्शन में ये सब लिखा हुआ था, और इंट्रोडक्शन में लिखा था भाई रियल नंबर के बारे में, और लास्ट ईयर तुमने इररेशनल नंबर पढ़ा वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक सेल्फ स्टडी करने वाले को जरा सा खोजबीन कर लेनी चाहिए। मैंने फटाफट एनसीईआरटी की ऐप निकाली, उसमें 9th क्लास की बुक निकाली और उसका पहला चैप्टर पढ़ के देख लिया। हाँ, आप नहीं करते ऐसा? कह दे तो किताब दे दी है किसी को पिछले साल की, राइट? ऐसा नहीं है। अगर आपने दे भी दिए तो कोई बात नहीं, आजकल तो ऐप पे अवेलेबल रहता है सब कुछ, ठीक है? तो एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए। तो मैंने भी पढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि भाई रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर किसे कहते हैं? जिनको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन पे उसको लोकेट कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि नंबर लाइन पे लोकेट तो सारे नंबरों को कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको नंबर लाइन पे लोकेट ही नहीं कर सकते? तो भाई कहीं से मेरे को खबर मिली गूगल पे जाके, तो पता चला कि भाई रियल के अलावा कुछ नंबर इमेजिनरी भी होते हैं। इमेजिनरी मतलब फॉर एग्जांपल, ये कोर्स के बाहर की बात थी, लेकिन मैंने खोजबीन जारी रखी तो मुझे पता चला कि √(-4) ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 बार मल्टीप्लाई होकर -4 ला दे। 2 × 2 4, -2 × -2 4। अब ये मत बोलना -2 × +2, अरे तो स्क्वायर रूट नहीं हुआ ना, वो स्क्वायर रूट तो एक नंबर होता है। तो ये कोई नंबर ही नहीं मिला। तो फिर देखा कि 11 में समझाएंगे कि इसको लिखेंगे 4 × -1, है ना? और फिर लिखेंगे 4 × i², -1 आयोटा, कोई अजीब सा वर्ड है ना, आयोटा। 4 × आयोटा, तो -1 होता है आयोटा का स्क्वायर, और फिर इसका आंसर आएगा 2 आयोटा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि है भी, हमने रिप्रेजेंटेशन के मकसद से बस निकाल लिया। इसको नंबर लाइन पे कहीं ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया तो फिर नंबर ही मिल जाएगा ना, और ऐसा नंबर को एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो 11th का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सिंग है, मिक्सिंग। तो भाई इसको अब जाओ भूल जो पढ़ा, क्योंकि अब भाई रियल नंबर की बात ही नहीं समझ में आ रही थी। जब मुझे बात समझ में आ गई तो मैं कहा अच्छा ठीक है, रियल नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके 2 पार्ट्स थे, रैशनल नंबर और इररेशनल। अब जब रैशनल और इररेशनल की बात आई तो मैंने कहा ये तो मेरे दोस्त को मालूम होगा, है ना? नहीं याद आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूं। रैशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म, जिसमें q ≠ 0 होता है, और p और q होते हैं इंटीजर, है ना? कोई भी इंटीजर ले लो, 3/4, -3/4, 4/3, कुछ भी ले लो, रैशनल नंबर बन जाएगा। बस नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वरना तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। अब रैशनल नंबर के बारे में पता था कि भाई ऐसा हो सकता है। रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, या फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे 5/2 हो गया ना, 2.5 खत्म हो गया, बिल्कुल टर्मिनेट हो गया। और एक होता है 10/3 जो होता है 3.333, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं होगा कभी, लेकिन रिपीट करता रहेगा। 10, 3.33333 जो भी आ रहा है रिपीट कर रहा है। तो भाई ठीक है, इसको मैंने जब देखा यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा यहाँ पे इन्होंने ये भी सिखाया हुआ है कि कब कैसे पता लगाएं कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मजा आ गया देख के। तो बड़े बड़े नंबरों को देख के पता लगा सकते हैं, वो सब ये कोर्स से हट गया है। मैंने देखा एनसीईआरटी में काफी सिलेबस कट डाउन कर दिया है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। बड़ा मजेदार चीज हाथ लगी, बताऊं क्या लगी? देखो 5/2 2.5 में कन्वर्ट हो गया, 10/3 क्यों नहीं हुआ इसके बारे में बताऊं? बड़ा ही सिंपल सी बात है। देखो मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स भी बनाया, ये देखो, ये एक चॉकलेट है, इसके 10 पार्ट्स हैं और 3 दोस्त हैं, मैं, आप और स्पीकिंग चॉक्स। तो हमने एक बांट ली, फिर एक बांट ली, फिर एक बांट ली, तो 3 के बाद ये बच गया पार्ट, छोटा सा, है ना? इस छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई करके देखा, ये डॉटेड वाला पार्ट, तो ये भी 10 पार्ट में बटा हुआ था। इस पे भी हमने ऐसी 3 करके 9 बांट ली, फिर एक बच गया, फिर 10 पार्ट में बटा हुआ था, फिर एक बच गया। इससे स्टोरी से ये पता चला कि जो हमारा ये डेसिमल सिस्टम है ना, 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1.9 के बाद आता है 2, फिर 2.1, और अगर 1.1 और 1.2 के बीच में ढूंढो तो 1.11 1.12 1.13, वो भी 1.19 तक जाएगा, फिर 1. तो हर चीज 10 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो 10 मतलब 10 मतलब
2 या 5, अगर 2 दोस्तों में बढ़ जाए तो मजा आ जाए, 5 दोस्तों में बढ़ जाए तो मजा आ जाए, 4 में भी बढ़ जाए तो चलेगा, 2 स्क्वायर है ना, 25 दोस्तों में भी चलेगा, 5 स्क्वायर है ना, 20 दोस्तों में भी चलेगा, 2 इंटू 5 है ना। लेकिन जब तक 2 और 5 हैं डिनोमिनेटर में तब तक वो टर्मिनेटिंग होगा। तो बस यहां से पता चला कि 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्मिनेट होके रहेगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नीचे लिख दिया, जैसे कि यहां हमने 3 लिख दिया था, नहीं होगा टर्मिनेटिंग। तो ये इतना ब्यूटीफुल सी चीज थी, एक्सप्लोर किया। क्या बात हो गई कि अगर बुक में नहीं दिया हुआ है, सिलेबस हट गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट था भाई, हमने निकाला। उसके बाद हमने पढ़ने की कोशिश की कि भाई और क्या क्या लिखा हुआ है, तो पता चला इर्रेशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर अगर हो सकता है p बाय q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर, तो और ये हो सकता है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये भाई साहब होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जी हाँ, ना टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे। जैसे कि √2 की वैल्यू 1.414 ब्ला 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 पूरी जिंदगी चलती रहेगी, कभी भी रिपीट नहीं होगी। √3 √4, हाँ ये नहीं होता है, √4 तो 2 होता है। √5, तो बस रूट देखते ही सीधा मत बोल देना इर्रेशनल नंबर है, देख लेना कि अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं रखा हुआ है। इर्रेशनल नंबर इस चैप्टर में इर्रेशनैलिटी का प्रूफ है भैया। एक्सरसाइज नंबर 2 बहुत ही मस्त है, बहुत मजा आएगा साथ में करने में। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी कि भाई पिछले साल हमने पढ़ी है। आप भी बोल रहे होगे ये भी पिछले साल वाली बातें इतनी सारी थी तो इस साल क्या है। यही तो मजेदार बात है कि पिछले साल का रिवीजन कराया भाई। एनसीईआरटी सच अ ब्यूटीफुल बुक कि पिछले साल के बारे में पहले बात करती है, आपका मूड सेटअप करती है और फिर आगे बढ़ती है। बोलते हैं कि इस बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये एक बड़ा अजीब सा नाम लगा मुझे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाएंगे। अरे ये भी कोर्स में नहीं था, मैंने देखा आगे जाके तो पता चला कि ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, 1 मिनट लगता है सीखने में। यहाँ लिखा हुआ है इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r दैट इज स्मॉलर देन b। हाँ मेरे होश उड़ गए थे जब मैं छोटा था, और तब अगर मैं ऐसा चीज देख लेता तो मुझे लगता कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं घबरा जाता। लेकिन बात इतनी सिंपल सी थी, आपके पास 37 ऑरेंजेस हैं, 37 ऑरेंजेस है। मैंने बोला कि भाई प्रसाद बांटना है, लेट्स से प्रसाद बांटना है, 5-5 ऑरेंजेस का पैकेट बना दो। तो तुमने बोला ठीक है, ये भी 5 × 7 पैकेट बन जाएंगे, 2 ऑरेंजेस बच जाएंगे, यही बोलोगे ना। तो भाई ये है पॉजिटिव इंटीजर a डिवाइडेड बाय b divided by another positive integer b leaves a remainder r leaves a remainder r smaller than b। भाई जो ऑरेंजेस बच गए हैं वो 5 से तो कम ही होंगे ना, नहीं तो अगर 5 या 5 से ज्यादा होते तो आप बोल नहीं देते कि सर एक और पैकेट बना देता हूं मैं। यहाँ पे 5 थोड़ी ना छोड़ोगे, अगर ये 5 होते तो ये 40 होता, 40 होता तो 3 × 8 कर देते आप। तो कितनी मामूली सी बात है जो कि वैसे ही समझ में आती है। यही यहां पे लिखी हुई थी यूक्लिड डिवीजन लेमा में, है ना। इफ a इज डिवाइडेड बाय b इट लीव्स द रिमाइंडर r व्हिच इज स्मॉलर देन b। ब्यूटीफुल। ये पढ़ने के बाद मैं आगे बढ़ा तो पता चला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दी हुई है। हाँ, नाम बड़ा तगड़ा है। अभी आप इसके बारे में सुनोगे तो आप बोलोगे कि क्या बस इतना सही है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। English, every composite number can be expressed as a product of primes in unique way. Beautiful. पता क्या है ये? You will laugh on it. देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डोंट वरी, मैं आपको नंबर सिस्टम नहीं समझा रहा हूँ। ओके, अगर आपके पास 2 चॉकलेट है तो आप 2 बच्चों को 1-1 दोगे या एक बच्चे को 2 दे दोगे, है ना। 2 कैन बी रिटर्न एज 2 × 1, राइट। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 × 1 को 3 को लिख सकते हैं, 4 × 1 भी लिख सकते हैं, 5 × 1 भी लिख सकते हैं, 6 × 6 1 भी लिख सकते हैं, 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं, 8 को 8 × 1 लिख सकते हैं, 9 को 9 × 1 लिख सकते हैं, 10 को 10 × 1 लिख सकते हैं और 11 को 11 ×
1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को नंबर इंटू 1 लिख सकते हैं भाई, हर नंबर को नंबर इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एक के बारे में भी थोड़ी देर में बात करता हूं मैं, लेकिन सब नंबर को, तो इसका मतलब हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं। बात समझ में आई? हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही हैं, मिनिमम 2 नंबर, 2 फैक्टर होते हैं। नंबर खुद होता है और 1 होता है। हर नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, तो खुद वो नंबर और एक 1। देख ही रहे हो आप। नाउ मजे की बात यह है कि इसके अलावा इसको देखो जरा ध्यान से इन भाई साहब को, ये 2 इंटू 2 भी तो हो सकता है। इसको देखो, ये 2 इंटू 3 भी तो हो सकता है। इसको देखो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 भी तो हो सकता है। इसको देखो, ये 3 इंटू 3 भी तो हो सकता है। इसको देखो, ये 2 इंटू 5 भी तो हो सकता है। तो आप बोलोगे इसको तो देख लिया, और ये इनका क्या, ये पिंक वाले, तो आप बोल सकते हो कि भाई हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं, मिनिमम 2 होते हैं। एवरी नंबर हैज ए मिनिमम 2 फैक्टर्स। इन बेचारे के पास मिनिमम है, बेयर मिनिमम, बिल्कुल प्राइमरी। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया ना, ये प्राइम है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, मतलब 2 ही हो बस, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो ये बिल्कुल बेसिक नंबर है, प्राइमरी नंबर्स हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स हैं। अब जरा गौर फरमाएं तो 4 को जरा ध्यान से देखें, तो 4 है 2 इंटू 2, लेकिन 2 कौन है? प्राइम। 6 है 2 इंटू 3, लेकिन 2 और 3 क्या है? प्राइम। 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2, बट 2 क्या है? प्राइम। 9 है 3 इंटू 3, 3 क्या है? प्राइम। 10 है 2 इंटू 5, 2 और 5 क्या है? प्राइम। तो इसका मतलब या तो नंबर खुद प्राइम है, या प्राइम से मिलके बना है, मिलके बना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कंपोज हुआ है, कंपोज करते हैं ना, म्यूजिक कंपोज करते हैं ना, टा 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 टा, म्यूजिक कंपोज करते हैं ना, तो कंपोज हुआ है, कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इजी, वेरी इजी। 2 इंटू 3 का मतलब 6, 6 का मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का मतलब और कुछ नहीं होता। इनका रिलेशन यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है। बट 2 इंटू 3 को आप 3 इंटू 2 बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 3 6, और 6 का मतलब 2 इंटू 3। इसका मतलब हर कॉम्पोजिट नंबर है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। है ना? तो सेल्फ स्टडी के यही मजे हैं। खास तौर से आप मेरे साथ पहली बार पहला सेल्फ स्टडी मेरे साथ करिए, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे, आपको और भी बहुत कुछ नजर आएगा। पढ़ना आपको है दोस्त, बढ़ना आपको है, मैं तो सिर्फ सूत्रधार हूं। राइट? ओके, तो ये रहा हमारा प्राइम और कंपोजिट के बीच का फर्क, जो पहले पेज पे एनसीईआरटी ने दिया हुआ था। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम समझ गए, क्या बात है। और आगे बढ़ जाते हैं। अगले पेज पे गए तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में और बातें लिखी हुई थी। अब हम पता लगा चुके हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। 4 को 2 इंटू 2 लिखना आता है, 6 को 2 इंटू 3 लिखना आ गया। अगर हमारे पास 12 होता तो हम लिख देते 2 स्क्वायर इंटू 3। याद है ना, बचपन में बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ, याद आया? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब बताओ कि इस कॉम्पोजिट नंबर के अंदर कौन कौन से प्राइम्स हैं। वही यूज कर रहे हो यार अभी तक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो भाई 12 एक कंपोजिट नंबर है और उसके अंदर के जितने भी प्राइम्स थे वो हमने लिख दिए, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। खैर, ये देखिए ये लिखा भी हुआ है। तो इसने बताया कि देखो ऐसे कई तरीके से हम नंबर लिख सकते हैं, बड़े सारे प्राइम को मल्टीप्लाई करके अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली बना सकते हैं, इतने सारे जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है सारे बने ही ऐसे हैं। कोई भी नंबर ले लो उसको प्राइम फैक्टराइज किया जा सकता है, बशर्ते कि वो खुद प्राइम ना हो। अब 23 का प्राइम फैक्टराइज क्या करोगे? आप 23 को 23 इंटू 1 ही लिख सकते हो जैसा था। ठीक है। ओ 1 के बारे में बताना भूल गया, वाह थैंक यू, 1 से याद आया। देखो ये है 1। अब इसको मेरी टीचर जब मैं छोटा था तो बोलती है प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को डेफिनेशन दी थी, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स व्हिच हैव 2 फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1, एक्सेप्ट 1। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स व्हिच आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। अब मैं सोचता रहा ये एक्सेप्ट 1, भाई 1 ने क्या बिगाड़ा है? कुछ तो बोल दो उसे, प्राइम या कंपोजिट।
खैर बाद में हमें समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि ये कॉम्पोजिट है। अगर ये कॉम्पोजिट है तो ये कंपोज हुआ होगा किससे? प्राइम से। अरे प्राइम तो दिख नहीं रहा इसके अंदर नहीं दिख रहा। अच्छा मान लेते हैं कि ये प्राइम है। अगर ये प्राइम है तो ये तो सबके अंदर दिख रहा है, तो बाकी सारे नंबर हो गए कॉम्पोजिट। है ना इंटरेस्टिंग? तो ना हम इसे प्राइम बोल सकते हैं, ना इसे हम कॉम्पोजिट बोल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा मन कर जाए तो इस बच्चे को हम बोल सकते हैं ऑड नंबर। 1 3 5 7 9 11 ये सारे हैं ऑड नंबर। तो 1 पहला ऑड नंबर है, पहला प्राइम नंबर है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद सारे प्राइम नंबर ऑड है। सिंपल रीजन है ना, अगर कोई प्राइम नंबर इसके बाद इवन हो गया तो उसका एक फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, 2 तो हो ही नहीं सकता। कूल। तो यहां पे हम गए, हमने देखा कि भाई बहुत सारे नंबर बन रहे हैं प्राइम से। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नाम बहुत बड़ा था लेकिन दर्शन बहुत छोटे थे, बहुत ही सिंपल सी थी। हम आगे गए तो हमें थ्योरम भी मिली। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बार बार ये बोल रहा है कि यूनिक है भैया, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो बस वो यही बोल रहा है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। बस अगर इसको छोड़ दिया जाए, मतलब ये मतलब तो एक ही है, तो यूनिक है रिलेशन, है ना। 2 छोटा नंबर पहले लिख दो, बड़ा बाद में लिख दो, तो और कोई तरीका नहीं है 6 को लिखने का 2 इंटू 3 के अलावा। बार बार तो मैंने बोला टू मच एम्फेसिस और यूनिकनेस। भाई बार बार बोल रहा है कि ये रिलेशन यूनिक है, यूनिक है, जरूर कोई ना कोई बम फटने वाला है। ठीक है, अभी देखते हैं। फिर से लिखा, इट सेज दैट गिवन दैट एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम अकर। कह रहा बस ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो यूनिक वे होता है। क्या बात है। फिर लिखा 1 एंड ओनली 1 वे। तो मैं परेशान हो गई, इतने बार क्यों बता रहे हैं कि भाई एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। फिर देखो एक बड़ा सा नंबर ले लिया, उसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया, फिर ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मतलब जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखने के बजाय 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 7 वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया कि ये क्या कहना चाहता है। यहां तक तो मुझे बात समझ में आ गई है भाई, अच्छे से समझ में आ गई है। आगे बढ़े तो था एक एग्जाम्पल, और यहां मुझे ये बात क्लियर हुई कि ये कहना क्या चाहता है। देखो एग्जाम्पल बोलता है कि 4 रेज़ टू पावर n, 4 रेज़ टू पावर n जो कि n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल मतलब 1 से शुरू होकर कोई भी नंबर हो सकता है। ये चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू पावर n एंड्स विद 0। तो भाई यहां पे पता चला कि भाई चेक करो कि क्या 4 रेज़ टू पावर n में n को 1 डाल दो, मतलब 4 रेज़ 1, 4 रेज़ 2, 4 रेज़ 3, 4 रेज़ 4, 4 रेज़ 45, 4 रेज़ 74, कोई भी ऐसा नंबर है जो 0 से खत्म होगा। तो हम कैसे बताएंगे भाई 4 रेज़ टू पावर 5786 हो सकता है, हमें क्या पता कि वो 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। तो यहां लिखा था कि भाई नहीं हो सकता, क्योंकि 4 होता है 2 स्क्वायर, तो 4 रेज़ टू पावर n हो गया 2 रेज़ टू पावर 2n। और किसी भी नंबर के आखिरी में 0 तब आएगा जब वो 10 से डिवाइड होता होगा, है ना। 10 का मल्टीपल होगा तभी आएगा ना। 10 का मल्टीपल होगा तो वो उसमें 5 जरूर होगा। 10 तो 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 होता है, तो उसमें 5 जरूर होगा। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो मिला नहीं। तो मन में क्वेश्चन आता है कि भाई हो सकता है किसी ऐसे तरीके से लिख सकते हो 4 को जिसमें 5 आता हो। अब समझ में आया इतनी देर से क्यों गाना गाया जा रहा था कि यूनिक है, यूनिक है, यूनिक है। देखो ना यहां लिखा है 4 रेशो n वुड कंटेन द प्राइम 5। अगर 0 लाना है तो इसमें 5 होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 रेशो n इज इक्वल टू 2 रेशो 2n, सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन इज prime factor is 2. So the uniqueness of the fundamental theorem guarantees that there is no other primes in the factorization of 4 raised to power n. भाई 4 का मतलब 2 होता है, 2 स्क्वायर होता है। ये इतना यूनिक रिलेशन है कि किसी भी और तरीके से 4 को नहीं लिखा जा सकता। इसलिए हम गारंटेड बोल सकते हैं कि कभी भी 5 ना आएगा, ना 4 रेज़ टू पावर n में कभी भी 0 आएगा। क्योंकि अगर किसी भी पावर के साथ 0 लाना है तो भाई 5 जरूर होना चाहिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं। 4 तो होता है सिर्फ 2 स्क्वायर, एक ही फैक्टर है 2, मतलब एक ही प्राइम है, सॉरी 2। तो यहां पे आके मुझे बड़ी ही ठंडक मिली कि हाँ भाई एनसीईआरटी बहुत ही सुंदर बुक है। उन्होंने जिस तरीके से इस बात को पहले जोर दिया और फिर बाद में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि भाई इसलिए जोर दे रहे थे, है ना इंटरेस्टिंग। तो सेल्फ स्टडी करते वक्त ये एनर्जी रहनी चाहिए आपके अंदर। आपको लगना चाहिए कि भाई वाह क्या बात है,
मैं अपने आप पढ़ रहा हूं, और मैं बता दूं आपको, जो बातें आप अपने आप समझेंगे, जो आपके जहन में अपने आप घुसेंगी, वो जिंदगी भर निकलेंगी नहीं। अगर कोई और आपको बता देता तो वो बस एक इंफॉर्मेशन होती है जो आप याद कर लेते हो, थोड़ी देर में भूल जाता है। आप एग्री करोगे मेरे साथ, राइट? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अब बता रहे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से। तो 6 और ये मैं किस कलर से लिख रहा हूं, इसको हटा देता हूं मैं। 6 और 20 का एलसीएम निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। एलसीएम नहीं पता? अरे यार, चलो आपको पता भी है तो भी कोई बात नहीं, एक बार और सुन लो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे 6 एंड लेट्स से 8, तो आप 6 सेकंड्स में क्लैपिंग करते हो, स्नैपिंग करते हो, हर 6 सेकंड में 6 सेकंड 6 सेकंड, और मैं 8 में करता हूं। अब दोनों ने साथ में शुरू किया, तो आप क्या करोगे? आप 6 के बाद आप 12 पे करोगे, फिर आप 18 पे करोगे, फिर आप 24 पे करोगे। 8 में करने वाला 8 के बाद 16 पे करेगा, फिर 24 में करेगा। तो हम दोनों स्नैप करेंगे 24 सेकंड में। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ, इसको बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला मल्टीपल जो दोनों के पहाड़ों में आता हो बचपन में बोलते थे पहाड़े, टेबल्स, जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में आता हो, पहला नंबर जो कॉमन हो। इसके बाद और भी नंबर आएंगे, लेकिन ये पहला है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर 6 और 8, आपके पास 6 बनानास है, मेरे पास 8 एप्पल्स है, और हम बच्चों में बांट देना चाहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, ओके, हम बांट देना चाहते हैं बच्चों में, तो आप क्या करोगे? आप करोगे 2 2 2, मैं बोलूंगा 2 2 2 2। तो देखिए, ये 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, और इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर सके। तो ये हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ये होता है, एलसीएम ये होता है। खैर, तो यहां पे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा रहा था, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। पता कैसे निकाला था? मैं आपको बताता हूं। देखिए, 6 को प्राइम फैक्टराइज किया तो आया 2 इंटू 3, 20 को किया तो आया 2 स्क्वायर इंटू 5। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? 2 दोनों में दिख रहा है, दिख रहा है। छोटी पावर कहां है? ये रही। कॉमन ढूंढो, छोटी पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन छोटी। और बात भी सही है, कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए, और ये 2 स्क्वायर यहां है नहीं, तो ऑब्वियसली 6 को डिवाइड कर नहीं पाएगा। तो 2 यहां तो है ना भाई, 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 होता है ना, तो ये 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है भाई, कॉमन फैक्टर है ना, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में होना तो चाहिए। तो ये यहां पे भी, यहां पे भी है, तो ये रहा आपका एचसीएफ। पिंक में निकल गया एचसीएफ, कितनी जल्दी निकल गया। और उसके बाद जो भी बचा वो सब कुछ है इसका एलसीएम। कितना सिंपल मेथड है ना? प्राइम फैक्टराइज करो। मैं नंबर बताता हूं, फॉर एग्जांपल एक नंबर 1 है, दिख रहा है? ये कलर नहीं दिख रहा, मैं दूसरा कलर कर लेता हूं। ये नंबर 1 है, ये है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 क्यूब इंटू 7। और एक और नंबर है, देखो बड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूं मैं, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 11। अब आपको ढूंढना है इसका एचसीएफ। सिंपल, 2 दोनों में है, हाँ है, छोटी पावर ये रही। 3 दोनों में है, हाँ है, छोटी पावर ये रही। 5 दोनों में है, हाँ है, छोटी पावर ये रही। 7 दोनों में है, नहीं है। 11 दोनों में है, नहीं है। ये रहा आपका एचसीएफ। 2 इंटू 3 6, 6 5 30। इजी ना? और एलसीएम बचा हुआ सब कुछ। इसको ग्रीन वाले को मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम, रेड वाले को मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ 2 नंबरों पे ही काम करता है। अगर 2 नंबरों के बीच का एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, 3 पे नहीं करता है। यहां लिखा हुआ है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो मैंने सोचा भाई 3 में क्या काम करेगा, तो डेफिनेशन एक बार और पढ़ी कि भाई हर एक कॉमन वाले को की छोटी पावर निकाल दो एचसीएफ, और बाकी सब में ग्रेटेस्ट पावर निकाल दो हर एक प्राइम की। ग्रेटेस्ट पावर निकाल दो हर एक, बाद में सीखेंगे भी, थोड़ी देर में 3 वाला भी सीखेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन थी। 2 नंबरों का एचसीएफ एलसीएम इससे ज्यादा स्पीड से निकालना मैंने नहीं सीखा था इससे पहले। ब्यूटीफुल। तो फिर से एक बार बता देता हूं, 2 नंबरों का एचसीएफ निकालना हो, आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जो आप सीख ही चुके हैं। कॉम्पोजिट नंबर है, आप प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे उसको। उसके बाद कॉमन वाला छोटी पावर एचसीएफ आ गया, जो भी बचा सब कुछ
वो है एलसीएम। आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ, 96 को फिर से निकाला, देखो 96 और 404 में। अच्छा, एक और बात, एग्जाम्पल नंबर 1 में एक बहुत ही अच्छी बात बताई, जब रेड और ग्रीन मिला के एचसीएफ और एलसीएम आ ही गया है, तो अगर मैं N1 इंटू N2 कर दूं, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिर HCF जो कि लाल में है इंटू LCM जो कि ग्रीन में है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर से बोलूं, देखो ये तो साफ नजर ही आ रहा है ना यहाँ पे कि N1 इंटू N2 अगर किया, नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया, और दो नंबरों को जब मल्टीप्लाई करते हो, देखो या तो रेड है, रेड वाला HCF है, और या ग्रीन वाला है जो कि है LCM, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, HCF इंटू LCM हो रहा है, खत्म। तो नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब इन चारों में से N1, N2, HCF और LCM में से अगर कोई भी एक चीज ना दी हो और बाकी तीनों दी हो, तो हम निकाल लेंगे। यही अगला एग्जांपल है, यहाँ पे दे दिया फाइंड द HCF, HCF निकालना है, दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो HCF निकाला 96 का ये निकाला 2⁵ इंटू 3 और 404 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 101, 2 कॉमन है, छोटी पावर ये तो हो गया इसका HCF। अब जब HCF निकली गया है, तो LCM ये बता भी सकता था कि दिस इंटू दिस ये है, बता सकता था, क्योंकि बचा हुआ तो LCM होता ही है, लेकिन इन्होंने बड़े यूनिक तरीके से बताया। इन्होंने बताया नंबर 1 इंटू नंबर 2 होता है LCM इंटू HCF, और यहाँ पे नंबर 1 था 96 इंटू 404, HCF आ चुका था तो 4 से डिवाइड किया, वही 2 स्क्वायर 4, और ये आ गया मेरा LCM। तो कितने अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया है, मैं तो इसी में इस पे फिदा हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ यहां पे देखिए 3 नंबरों का निकालना दिखाया, वाह ये हुई ना बात। अब देखिए से मजा आएगा। 6 होता है 2 इंटू 3, 72 होता है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, और 120 होता है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब यहां पे HCF निकालने के देखिए, कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, हाँ है, सबसे छोटी पावर ये रही। 3 कॉमन है, सबसे छोटी पावर ये रही। 5 कॉमन है, नहीं है। 2 इंटू 3 6 आ गया इसका HCF, ये देखिए 6 आ गया HCF। अब 2 नंबरों में तो हम लिख देते थे, बाकी सब कुछ जो बचा है वो LCM है। यहां नहीं लिख पाएंगे, डेफिनेशन देखें फिर से। यहां लिखा था प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम इन्वॉल्व इन द नंबर। हर एक प्राइम की ग्रेटेस्ट पावर, हर एक प्राइम की ग्रेटेस्ट पावर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर, अरे ये कलर दूसरा लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3, 3 की ग्रेटेस्ट पावर स्क्वायर, 3 की ग्रेटेस्ट पावर हो चुकी है, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1। देखा आपने, अब सिर्फ ग्रेटेस्ट पावर चुननी थी। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1। ये पिंक वाले देखो, ये दोनों रुक गए, छूट गए। 2 होते नंबर तो बचा हुआ सब कुछ हो जाता। इसका मतलब ये हम नहीं बोल पाएंगे N1 इंटू N2 इंटू N3 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये हम नहीं बोल पाएंगे, जैसे हमने 2 नंबरों के साथ बोल दिया था। ये क्या बात है। तो ये इंफॉर्मेशन दी है NCERT ने पहली एक्सरसाइज के पहले। आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद आपको करनी है सेल्फ स्टडी। खुद जाके पढ़िए, अब आप इस चैप्टर को बिल्कुल देखिए, अब आप बिल्कुल इक्विप्ड हैं खुद पढ़ने के लिए। मैं तो मिलूंगा ही आपको हर शाम 10 बजे 6:30 से 8, लेकिन अब आप करिए सेल्फ स्टडी, और हम जल्दी से मिलेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के साथ। एक क्वेश्चन करेंगे साथ में मिलके, कहीं नहीं जाइएगा, सिर्फ मेरे साथ रहिएगा। बाय बाय, सी यू। क्या बात है, हम आ गए हैं 1.1 में। आपने किया है सेल्फ स्टडी, जी हाँ, आपने बुक कहती है कि मदद से किया है खुद ओपनिंग सेरेमनी। ग्रेड 10 में पहली पेज से शुरू करने का मजा ही अलग है जी। ये साल आपको बहुत ही बहुत मुबारक हो, और भगवान करे आपके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए और आप लाइफ में आगे ही बढ़ते जाएं, और क्योंकि आपने सही रास्ता जो चुन लिया है सेल्फ स्टडी का। मुझे कमेंट करके बताइए कि बुक कहती है ने कितनी मदद की आपकी सेल्फ स्टडी करने में। क्या आप उसको देखने के बाद आपके अंदर वो एनर्जी आई, आपको इच्छा हुई, आप एनकरेज फील किया आपने कि मैं भी सेल्फ स्टडी करूं? अगर किया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी एनकरेज फील करूंगा, राइट? क्योंकि मुझे कराना है आपको
यहां से लेके प्रोबेबिलिटी तक, लास्ट चैप्टर तक, हर एक एक्सरसाइज के पहले की बुक कहती है, और उसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइजेस। तो हम आ गए हैं 1.1 रियल नंबर ग्रेड 10 की एक्सरसाइज करने के लिए। पहली बार हम दोनों मिले हैं, मुबारक हो। अब हम करेंगे 1.1 एक एक क्वेश्चन, राइट। ये है मॉडल, ग्रीन लाइट रेड लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट रेड लाइट। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए, पूरी दुनिया में सबको पता है कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट क्या होता है। रेड लाइट में रुकते हैं और ग्रीन लाइट पे चलते हैं। नाउ द थिंग इज कि यहां पे रुकना क्या है, क्या करना है रुक के? जी, रुकना चाहिए, ठहरिए। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखें तो ठहरिए, सोचिए क्या पूछा है, कितना बताना है, कितने स्टेप्स लगेंगे, कौन सी बात को सोचना है ताकि ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। तो ये सारे काम होते हैं रेड लाइट पे। तो जब भी मैं किसी क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो जब जलेगी रेड लाइट तो आप शांति से बैठ के अपने हाथों को देंगे आराम, और आंखों से, कानों से और दिमाग से लेंगे काम। जी हाँ, सुनेंगे, चिल करेंगे, समझेंगे बात को, राइट। लिखने की जल्दी नहीं होगी, और जब जलेगी ग्रीन लाइट तब हम लिखेंगे पूरा के पूरा आंसर। तो ये है रेड लाइट ग्रीन लाइट मॉडल, स्पीकिंग चॉक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल है। ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले क्या स्टेप्स होते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या ब्रेन वर्क होता है, राइट। रेड मतलब रुकना है, लिखना नहीं है, और जब ग्रीन होगा तब लिखना है। और अगर रेड पे अगर आपको कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आए जो लिखने का मन कर जाए तो लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लेकिन ग्रीन लाइट होगी तो हम लिखेंगे पूरा के पूरा आंसर। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते। हम सेल्फ स्टडी कर चुके हैं और हमारा हक बनता है कि हम 1.1 जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, और एक ही बार में करेंगे। अब हम शुरू करेंगे तो 1.1 खत्म होने के बाद ही उठेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच अदर नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अरे बाबा, प्राइम फैक्टर्स तो हमें पता है क्या होते हैं भाई। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कोई करने को दे दे तो हम बोलेंगे 2 6 2 3 3 1, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर सीधा 2 स्क्वायर इंटू 3। ये तो हमें बचपन से मालूम है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। लेकिन 10th ग्रेड में हमने अभी अभी सीखा है जी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जहां पे हमने देखा कि ये कंपोजिट नंबर है और ये है उसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो ये कंपोजिट नंबर इन प्राइम से मिलके बना हुआ है। याद है ना डेफिनेशन, कंपोजिट नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली। तो भाई इस चीज को वो टेस्टिंग कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि इस रेड लाइट में और क्या है सोचने के लिए। सोचो सोचो, लग रहा है ना कि बस शुरू कर दो और इसको बस 140 को लिखो, और 140 के बाद कर दो 2 इंटू 70, 70 को कर दो 2 इंटू 35, 35 को कर दो 7 इंटू 5, और हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, हो गया। नहीं, एक और गड़बड़ है। यही तो मजा है रेड लाइट का, कि रेड लाइट में हम ये सोच सकते हैं कि क्या क्या यहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आप इस नंबर को देखिए, इसके बारे में खास बात है ना, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से, ना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जी हां, सीधा 17 से डिवाइड हो रहा है, और हमें तो प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। तो 2 3 5 7 11 13 इन किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब हम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया और हमने बार बार डिवाइड करके देखा और वो नहीं हुआ, कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ये रेड लाइट पे सोचने वाली बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाएगा। जब कोई ऐसा नंबर आ जाएगा और आपको चेक करना होगा कि ये इस प्राइम से डिविजिबल है कि नहीं, इससे है कि नहीं, इससे है कि नहीं, तो ये है कि नहीं कैसे पता चलेगा, वो भी जल्दी से। है पॉइंट। तो ये पता चलेगा अगर आपको आते होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। सिंपल। तो रेड लाइट पे हम समझ लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, मैटर सॉल्व। ओके। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी है बहुत ही सिंपल, लास्ट डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए या फिर वो होनी चाहिए 0। लास्ट डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए 0। अगर ऐसा है तो वो डिविजिबल है। ओके। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए। तो भाई सारी डिजिट्स को सम कर लो, अगर वो डिविजिबल है तो वो 3 से है। फॉर एग्जाम्पल 4 + 1 5, ये तो नंबर नहीं है डिविजिबल 3 से। 6 and 1 7 and 5 12, हाँ ये नंबर 3 से डिविजिबल है, बल्कि 2 से भी है। देखो लास्ट डिजिट 6 है, तो हम इसे 2 से करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये आइडिया मिल जाता है हमें डिविजिबिलिटी रूल्स आने की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं।
5 की डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करनी है तो भाई लास्ट डिजिट होनी चाहिए 5 या फिर 0। तो अगर लास्ट डिजिट 5 है या 0 है तो वो नंबर जरूर 5 से डिविजिबल है। अब यहां साफ नजर आ रहा है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2, 3, 5 तक तो हम सबको आता है। आप भी बोल रहे हो ये तो मुझे मालूम था। 7, तो 7 एक पहला नंबर है जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। अब इसको कैसे चेक किया जाए, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे 7429 इस नंबर को चेक करना था मुझे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको करूंगा मैं, लास्ट डिजिट पे गोला लगाऊंगा यूनिट प्लेस पे, उसको करूंगा ट्वाइस, 9 2 18, और इससे मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा बाकी नंबर से। 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2 एंड 7, नंबर हो गया छोटा। फिर से मैं यूनिट प्लेस पे गोला लगाऊंगा, इसको करूंगा ट्वाइस और मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये आ गया 64। 64 7 से डिविजिबल है? नो, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है ना। इंटरेस्टिंग, वाह। एक बार और, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो डिविजिबल है 7 से, पक्का ही डिविजिबल है, ऐसा नंबर ले लेते हैं। जैसे कि 7 7 7 7, हमें पता है ये डिविजिबल है, चेक करते हैं ना इसको। 7 का डबल 14, इसमें से 14 गया 3 6 7, 3 का डबल 6 बचा 70। 70 डिविजिबल है 7 से? ऑफ कोर्स है, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ? यूनिट प्लेस को करो ट्वाइस और फिर करो सबट्रैक्ट। यूनिट प्लेस को करो ट्वाइस और फिर करो सबट्रैक्ट। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो एप्टिवा में देखेंगे ना, एप्टीट्यूड विद अभी। यस, एक और चैनल है जहां पे हम सीखते हैं एप्टीट्यूड। 10th ग्रेडर को एप्टीट्यूड की बहुत जरूरत है। 11th 12th में आजकल एप्टीट्यूड के ऊपर पूरा पेपर आ रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स पे। हाँ जी, स्पीकिंग चौक से सारा काम कर रखा है, मैं आपको सिखाऊंगा पूरा एप्टीट्यूड, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी फोकस करिए 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारे आ जाएंगे। एक बार और बता दूं, राइट, यूनिट प्लेस को ट्वाइस करना है और बाकी बचे हुए नंबर से सबट्रैक्ट करना है। ऐसे धीरे धीरे वो नंबर छोटा होता रहेगा और फटाफट आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, अब मैं बताता हूं जल्दी जल्दी आपको बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स। 11, यूनिट प्लेस को करो 1 से मल्टीप्लाई, मतलब यूनिट प्लेस एज इट इज ले लो और कर दो बाकी बचे हुए नंबर से सबट्रैक्ट, जैसे 7 के लिए किया था। 13 कर लेते ना, इसी नंबर पे एक्सपेरिमेंट भी करते रहते ना। 7 4 2 9, 9 को किया यूनिट प्लेस, 9 को किया सबट्रैक्ट। 12 में से 9 गया 3 3 7 3 70। अब 70 तो नहीं होता है 11 से डिविजिबल, तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा है ना, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता जा रहा है। ना ये 2 से है ना ये 3 से है। 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट ना 5 है ना 0 है। ना ये 7 से है ना ये 11 से है। चलो यहां तक तो हमें वैसे ही पता चल गया। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका इस्तेमाल भी कर लिया जाएगा। नाउ 13 का मतलब होता है यूनिट प्लेस इनटू 4 और इस बार ऐड करना है। यूनिट प्लेस इनटू 4 और इस बार ऐड करना है। इसको अब याद कर लेंगे। तो 7 4 2 9 और ये हो गया आपका यूनिट प्लेस इनटू 4, तो 36 8 7 7। हाँ, इस बार ऐड करना है। 8 4 32, 9 4 36। हाँ, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो यूनिट प्लेस इनटू 4 और इस बार ऐड करना है। मैंने बोला मैं आपको एप्टिवा में सब सिखा दूंगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। 13 के बाद आता है 17, यूनिट प्लेस इनटू 5 और करना है सबट्रैक्ट। 7 4 2 9, 9 5 45, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 4 गया 9 और ये बचा 6 7 5 35, 9 में से 5 गया 4, 6 में 3 गया 3। अरे वाह,
34, 7 2 34, देखा आपने, 5 टाइम्स किया सबट्रैक्ट किया, 5 टाइम्स किया सबट्रैक्ट किया, 34 आ गया, नंबर छोटा आ गया, 17 2 34, ये नंबर है 17 से डिविजिबल, एक फैक्टर हो गया इसका 17, इसका मतलब अब हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे। ओके, इसके बाद बस लास्ट एक और 23, 23 1 जा 23, 22 2 जा 46, 69। बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। 7 टाइम्स करना है और ऐड करना है, ये लिख लीजिए, ये लिखने लायक का चीज है। 7 टाइम्स करना है और ऐड करना है। देखिए जरा एक बार इसको ट्राई करके, 7 4 2 9, गड़बड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। 23 3 जा 69, 7 से एक कम, तो फिर ऐड करेंगे तो 7 टाइम्स करेंगे, 9 7 जा 63, 5 8 7 5 जा 35, 5 8 9 10 11, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, वही कह रहा हूं मैं, गड़बड़ क्या हुआ है। 35 6 एंड 46, ये नंबर 23 से भी डिविजिबल है। वाह भाई वाह, हमने कौन सा छोड़ दिया, अरे बाप रे, बीच में एक 19 छोड़ दिया। 19 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यूनिट प्लेस इनटू 2 और करना है ऐड। देखिए जरा, 7 4 2 9, यूनिट प्लेस इनटू 2 18 और करना है ऐड, यूनिट प्लेस इनटू 2, क्या बात है, 76। 19 के टेबल में 76 आता है, हाँ नहीं पता तो कोई बात नहीं, यूनिट प्लेस को ट्वाइस करके ऐड कर देंगे तो अभी भी ये नंबर बता देगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो घूम फिर के ये नंबर 19 से भी डिविजिबल है। मैं शर्तिया बोल सकता हूं ये 17 इंटू 19 इंटू 23 है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते होते तो क्या होता। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आया, आपने बोला 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7 से चेक किया नहीं होता, 11 से चेक किया नहीं होता, 13 से चेक किया नहीं होता, 17 से फटाफट चेक किया, यूनिट प्लेस इंटू 5 करके माइनस किया, पता चल गया, 19 में यूनिट प्लेस इंटू 2 करके ऐड किया, पता चल गया, 23 में यूनिट प्लेस इंटू 7 करके किया, पता चल गया। और इसी तरीके से आप इसको स्पीड में करेंगे। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा लिख देंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, राइट। ओके चलो अब शुरू करते हैं। ये हो गई हमारी रेड लाइट और अब आ गई है ग्रीन लाइट। बिल्कुल कॉपियां निकाल लीजिए और अब हम शुरू करेंगे एक एक करके क्वेश्चन। सो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 270 235 7, ओए 7 की जगह अगर मैं 5 लिखूं तो बेटर रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, 5 7 7 1। सो 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन 140 का। ठीक है, अब हम स्पीड पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 के लिए हम करेंगे 2 7 8 2 3 9 3 1 3 एंड 13, तो प्राइम नंबर है। तो 156 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो हम प्राइम में तोड़ रहे हैं इस कॉम्पोजिट नंबर को, हम बता रहे हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर किस किस प्राइम से मिलके बना है। नाउ ये आया बड़ा नंबर 3825। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें इसे 5 से ही कर लेना चाहिए। 3 से ट्राई करें, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ 3 से भी हो रहा है भाई। 3 1 जा 3 2 जा 6 3 22 3 7 जा 21 5 जा, ओके। इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अरे अभी भी लग रहा है 3 से हो रहा है। 3 4 जा 3 2 जा 6 3 5 जा, यस हो रहा है भाई। अब नहीं हो रहा। 5 5 8 जा 40 5 5 जा 5 1 जा 3 जा 13 जा, क्या बात है, जल्दी से हो गया। तो 3 8 2 5 होता है 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 13। ये रहा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना आसानी से हो रहा है, देख रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल आने की वजह से हमारे को कॉन्फिडेंस आ गया। तो रेड लाइट पे जो हमने सीखा वो बहुत काम की चीज है।
अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते तो ऐसे क्वेश्चंस में आप काफी देर तक अटक सकते हैं। अरे आ गया हमारा प्रिय क्वेश्चन 7429। हम ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख चुके हैं, हमें पता है कि ये 17 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 17 से होता है, 19 से होता है और 23 से होता है। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ ना, थोड़ी सी काम चोरी कर लेते हैं। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा ये 17 इंटू 19 इंटू 23 है कि नहीं। ठीक है, पहले 70 से डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा उसको 90 से करेगा, जो आंसर आएगा उसको 23 से करिएगा, और आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल था ठीक। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और अब आ गया है दूसरा क्वेश्चन। तो मुझे आप बताइए कि आपको कैसा लगा पहला क्वेश्चन, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया। जी हाँ, एबी के साथ पढ़ाई करेंगे तो कोई भी शक शुबा रहने की उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं पे भी कोई शक नहीं रह जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए, आपने लिख लिए होंगे और फिर उसको आपने अप्लाई करके देख लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। रेड लाइट जल रही है, चिल करिए, कोई जल्दी नहीं है। 12 एंड 18 दो नंबर लेके देख लेते हैं हम। 12 का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, इसका मतलब होता है 3 स्क्वायर इंटू 2। और मैंने सीखा है, हमने सीखा है कि एचसीएफ दो नंबर का निकालना हो तो बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। कॉमन कौन है? 2, छोटी पावर कहाँ है? ये रही। कॉमन दूसरा क्या है? 3, छोटी पावर क्या है? ये रही। ये हो गया मेरा HCF, दैट इज 2 इंटू 3। और इसके बाद एलसीएम निकालते वक्त जो भी बाकी बचा वो है एलसीएम। कुछ नहीं करना है, और दो नंबरों में तो ये बिल्कुल आराम से चलता है। वरना रूल क्या है मैं आपको बता देता हूं। रूल ये है कि कॉमन छोटी पावर एचसीएफ, ऑल द प्राइम्स बड़ी बड़ी पावर एलसीएम। ठीक है, दो नंबरों में सिंपल होता है क्योंकि हमें पता है कि एचसीएफ और एलसीएम के बाद वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बन ही जाता है। तो भाई ये तो हमें पता ही है कि पिंक और येलो वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 18 ही हो जाना है सीधा सीधा, राइट। तो ये इतना अगर हमारे दिमाग में है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2, और क्यों ना हो एलसीएम क्या है इसका? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और एचसीएफ क्या है इसका? एचसीएफ है 2 इंटू 3। तो भाई येलो वाले और पिंक वाले मिला के और बचा ही क्या नंबर में? यही तो है, तो हो गया नंबर 1 इंटू नंबर 2, राइट। तो चलो कर लेते हैं फिर ग्रीन लाइट पे। क्या बात है, ग्रीन लाइट जल चुकी है और हमें बताना है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ क्या है। हम सबसे पहले इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइज। सो 26 हो जाएगा 2 13 13 1 तो 26 हो गया 2 इंटू 13, और सिमिलरली 96 हो गया 2 4 8 8 16 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 1 2 3 4 5 96 हो गया 2 raised to power 5 इंटू 3। अब देखिए, अब आपको निकालना है यहां पे HCF। तो HCF हो गया आपका 2, और बाकी बचा हुआ सब कुछ हो गया एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया? 13 3 इंटू 2 रेशो 5 इंटू 13, तो क्या हो गया भैया? 3 इंटू 32 इंटू 13। अब बात आ रही है मल्टीप्लीकेशन की, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। 3 2 6 3 3 9 इंटू 13 अभी सीखना चाहेंगे। ड्यूप्लेक्स मेथड कहते हैं उसे। ये नंबर्स हैं, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। देखिए कैसे करेंगे। 96 और 13, 6 3 18, 1 कैरी, 9 3 27, 27 and 6 33 and 1 34, 3 9 1 9 and 3 12, 1 2 4 8। ये है इसका LCM। तो भाई LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया। अब अगर मैं 1248 इंटू 2 कर दूंगा तो ऑब्वियसली आ जाएगा 26 इंटू 96।
तो ये तो बहुत ही सिंपल सा, इसको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करके देखना है क्या। 26 इंटू 96, 6 6 36, 3 6 2 18 एंड 9 6 54, 54 एंड 18। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं तो आपको एक स्पीड में मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, 6 6 36, 6 2 12, 12 15, 9 6 54, 5 9 2 18, 18 एंड 5 23, 6 9 4 2। आप ऐसे करेंगे, फिर आप 1248 और इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा ऑब्वियसली 2496, और आप बोलेंगे दोनों बराबर है। लेकिन अगर ड्यूप्लेक्स मेथड से करेंगे तो एक ही बार में आंसर आएगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। अब उसमें और इसमें डिफरेंस देखिएगा आप। 26 इंटू 96, 26 इंटू 96, 6 6 36, 3 6 2 12, 9 6 54, 54 एंड 12 66, 66 एंड 3 69, 6 9 2 18 एंड 6 24। तो दो लेवल पे आंसर नहीं आता है। आपने यहाँ पे पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ऐड करके आंसर निकाला। यहाँ पे आया है आपका आंसर सीधा। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे आप। लेकिन यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओह, मैंने क्या कर दिया इसका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये हो रही है हमारी सेल्फ स्टडी, और अब हम समझ रहे हैं कि आपके साथ और क्या क्या होने वाला है। आपको आएगा बहुत मजा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ठीक है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ नंबर 1 इंटू नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से ट्राई करते हैं इसको। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 5 जा 10, 5 जा 10, 5 5 जा 1 जा, ओ 5 + 1 6, तो 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 7 जा, और ये 17। तो 510 हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, कोई पावर नहीं है। दूसरा है 92। 92 को डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 6 जा 12, 2 2 जा 3 जा एंड 23। तो 92 है 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब देखते हैं इसमें एचसीएफ क्या है भाई। कॉमन तो सिर्फ इसमें मेरे को 2 नजर आ रहा है, छोटी पावर है ये, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये बाकी बचा हुआ पूरा की पूरा एलसीएम। तो एचसीएफ हो गया इसमें 2, और एलसीएम हो गया इसमें 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 4 इंटू 23। 4 मतलब ये 2 स्क्वायर। देखा, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 17 ले लिया, 2 स्क्वायर ले लिया, और 23 भी ले लिया। आप इसको मल्टीप्लाई करके मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपने एलसीएम निकाल लिया है, राइट। और साफ नजर आ रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है नंबर 1 इंटू नंबर 2, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस मल्टीप्लाई करके देखना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 336 इंटू 54। नाउ यहां 336 इंटू 54 में हमें 336 का निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 6 जा 12, 8 जा 2, 8 जा 4 जा 2, 4 जा 2 जा 2, 2 जा 1 जा 7, 3 जा 3, 1 जा, हाँ मजा आया। 336 इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 4 बार, तो 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। और अगर हम 54 का निकालें तो 54 विल बी 2 2 जा 4, 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, अरे वाह, 54 हो गया है 2 इंटू 3 क्यूब। तो बस एचसीएफ अगर आपको ढूंढना है तो एचसीएफ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एचसीएफ विल बी, कॉमन क्या है 2, छोटी पावर 2, कॉमन क्या है 3, छोटी पावर 3, 2 इंटू 3 6 हो गया आपका एचसीएफ, और एलसीएम हो गया बाकी बचा हुआ सब कुछ 2⁴ इंटू 7 इंटू 3 क्यूब। 3 नंबरों में ऐसा नहीं होगा, 2 नंबर्स में 2 नंबर्स में ऐसा हो रहा है। 3 नंबर में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न यूज करेंगे, बट अभी बहुत मजा आ रहा है। एलसीएम भी फटाफट निकल रहा है और एचसीएफ भी फटाफट निकलता जा रहा है। बताना मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है पहली एक्सरसाइज का ये थर्ड पार्ट, पहला क्वेश्चन का। आप स्मूथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और आ गया है 3 नंबरों वाला, रेड लाइट जल रही है। अब देखिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 12 का मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 का मतलब होता है
3 इंटू 5 एंड 21 का मतलब होता है 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7। देखिए इस तरीके से लिखने में कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसको ठीक से कैसे लिखते हैं। देखिए ये होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, ये होता है 3 इंटू 5, तो 3 के नीचे 3 लिखिए इंटू 5, और ये होता है 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7। ऐसे लिखने से फायदा ये है कि आपको एक बार में नजर आता है कि कॉमन कौन है। कॉमन है 3, तो 3 तो हो गया आपका HCF, और कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, कॉमन 3 है और 3 की लोएस्ट पावर भी 3 ही है। नाउ अब हमें हर प्राइम फैक्टर का एक एक लेना है और हाईएस्ट पावर लेनी है। तो एलसीएम हो गया इसका, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर, 3 की क्या है 3^1, 5 की क्या है 5^1, 7 की क्या है 7^1। ये हो गया इसका एलसीएम। तो कॉमन, लोएस्ट पावर, सारे एक एक बार हाईएस्ट पावर। डन। ओके, तो शुरू करते हैं हम ग्रीन लाइट पे और देखते हैं कि इसको कैसे करना है। नाउ 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। सो HCF इज इक्वल टू 3 क्योंकि वो कॉमन है, और LCM कॉमन है और लोएस्ट पावर भी 3 है। LCM इज 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1। तो भाई ये हो गया आपका HCF हो गया 3 एंड ये हो गया 4, 3, 5, 7। तो 7 5 35, 35 4 140, 143 420। क्या बात है, शुरुआत ही 420 हो गई है। हाँ, LCM 420, HCF 3। कूल। एक और करके देखते हैं। अरे वाह, 17, 23, 29। अब ये तीनों की तीनों प्राइम है, तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते। 17 को लिखोगे 17 इंटू 1, 23 को लिखोगे 23 इंटू 1 एंड 19 को लिखोगे 29 को लिखोगे 29 इंटू 1। तो इसमें कुछ हो तो सकता नहीं है, तीनों प्राइम है, तो इसका मतलब इनके बीच में अगर कोई भी एक फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है तो वो खुद 1 ही है बस। ठीक है, तो HCF हो गया 1, क्योंकि आप बोलेंगे 17, 23 एंड 29 आर प्राइम्स, तो HCF हो गया 1। और LCM तो ऑब्वियस सी बात है, 17 में सबसे ज्यादा बड़ी पावर 17 की क्या है 1, 23 में 23 की पावर क्या है 1, 29 में 29 की पावर क्या है 1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ, 17 इंटू 23 करेंगे, 7 3 21, 2 3 1 3, 7 2 14, 14 एंड 3 17 एंड 2 19, 1 2 1 2 3। देख रहे हैं आप ड्यूप्लेक्स का कमाल, 391 आ गया फटाफट। और अब 29। अब आप सोच रहे होंगे 3 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे करूं, कोई बात नहीं, ये ऐसे होता है। ड्यूप्लेक्स 3 डिजिट में ऐसे काम करता है। पहले स्टेप ये है, फिर स्टेप ये है, फिर ये है। आपको लंबा लगेगा थोड़ी सेकंड, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत छोटा लगने लग जाएगा। मेरी बात मानिए, देखिए 9 1 9, ठीक है, 9 9 81 एंड 2 83, 8 कॉमन, 8 कैरी ऑन। ये देखिए, इनको देखिए, ठा ठा ठा, इतना लंबा लग रहा है ना, है नहीं ये। 9 3 27, ये तो 0 हो गया, एंड 18 27 37 47 45 45 एंड 8 55 एंड -2 53 5 3 2 6, ये तो 0 हो गया, 6 एंड 5 11, ओके, 3 0 1। देखिए आपको तो आता ही है मल्टीप्लिकेशन करना, मैं आपको एक नया मेथड सिखा रहा हूं, इसका नाम है ड्यूप्लेक्स मेथड। ये इसका बेस्ट पार्ट ये है कि सीधा आंसर देता है। कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ऐसा करना पड़ जाए तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो अगर आप रेगुलर मेथड से करें तो बहुत देर लगेगी मल्टीप्लाई करने में, और तब आपको आंसर पता चलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे करना शुरू किया और 9 और 3 निकाला,
और उसके आगे नहीं निकाला, लेकिन एक ही ऑप्शन था जहां पे 9 और 3 लिखा हुआ था, तो आप उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे ना। ये फायदा है इसका, डायरेक्ट देता है आंसर, है ना मजेदार। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। वाओ। और यहां पे ऐसा नहीं होता एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 इंटू नंबर 3, वो दो नंबरों में ही होता है सिर्फ। राइट। 8, 9 एंड 25। नाउ 8 इज 2 क्यूब, 9 इज 3 स्क्वायर एंड 25 इज 5 स्क्वायर। कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ 1, एलसीएम 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2। तो 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 जा तो बहुत अच्छा, 200, 200 इंटू 9 इज 1800। अरे वाह क्या बात है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त भी ध्यान देना किसको पहले किससे करना है। 25 9 जा करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, 25 8 जा करेंगे सिंपल है, 200 है ना। एक 100 में 4 होता है ना 25, तो 8 बार करोगे तो 200, और 200 इंटू 9 1800। तो ये रहा एलसीएम और ये रहा उसका एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन आ गया है, रेड लाइट जल रही है, बिल्कुल चेक करिए। गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ है 9, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ पहले से दिया हुआ है, रेड लाइट जल रही है। देखिए हमें पता है 2 नंबर की बात है तो नंबर 1 इंटू नंबर 2 होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। एचसीएफ पहले दिया हुआ है, नंबर भी दिए हुए हैं, तो फिर सीधा बोलूंगा ना मैं, एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 अपॉन एचसीएफ। आप में से कोई ना कोई दोस्त बोलेगा कि अरे सर नहीं एबी या अरे एबी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते, आ जाता है एलसीएम। तो भाई यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है जब हमें ये रूल पता है। अब मैं सीधा करूंगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। मैं क्यों करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन? तो ये फायदा है रेड लाइट का, हमने प्लान कर लिया है कि हम इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे। करते हैं इसको ग्रीन लाइट पे फटाफट से सॉल्व। ये देखिए, वी नो दैट n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू 9, या फिर सिंपली एलसीएम इज इक्वल टू 306 क्रॉस 657 अपॉन 9। 6 + 3 9। डिविजिबिलिटी रूल हैंडी होता कितना मजा आता है। ये नंबर 9 से डिविजिबल है, कर दो। ये देखे है कि नहीं? 13 एंड 5 18, ये भी है, क्या बात है। किसको करना चाहोगे आप? इसको कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 36 9 4 जा 36, 34 इंटू 657, और हम करेंगे 657 इंटू 34, फिर से डुप्लेक्स पैटर्न। 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20 एंड 21, 41 41 एंड 43, 4 6 4 जा 24, 24 एंड 15, 34 39 39 एंड 4 43, 4 6 3 जा 18, 18 एंड 4 22, 2 2 2 3 3 8। ये आ गया है हमारा एलसीएम। तो क्या सा मजा आ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज, टेक्निकली डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमें तो भाई अपने सॉक्स बिल्कुल खींच के पहनने हैं, कोई गलती नहीं करेंगे। बोर्ड्स का एग्जाम भी है, प्लस अगले साल 11th है, यहीं से हम इस धुरी को ऐसा पकड़ेंगे कि फिर कभी ना छूटे। ये है आनंद सेल्फ स्टडी का। ठीक है, लो जी, रेड लाइट जल गई है। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और नॉट। रेड लाइट जल रही है भाई, रेड लाइट जल रही है। कोई भी नंबर अगर एंड में 0 आ रहा है तो डिविजिबिलिटी रूल तो काम आ ही रहे हैं। क्या बात है, मुझे लग रहा है कि इस पूरे टॉपिक का जो मेन चीज थी वो डिविजिबिलिटी रूल थी, जो आपने पहली रेड लाइट में सीख ली। मुझे नहीं पता था कि हर क्वेश्चन में काम आएगा। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो डिविजिबिलिटी रूल आना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा किया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर एंड में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 5 पक्का होना चाहिए। कोई भी नंबर 100 है,
100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 5 तो होके ही रहेगा। 10 क्या होता है, 2 इंटू 5। कोई नंबर जब 0 है लास्ट में तो 10 का मल्टीपल जरूर होगा, जाहिर सी बात है, 10 से मल्टीप्लाई करके ही आया होगा। और 10 के अंदर होता है 2 इंटू 5, क्योंकि हमें पता है कि 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है और उसके अंदर 2 प्राइम है, 2 और 5, तो इसका मतलब 5 का होना जरूरी है। तो हमें पता है 6 रेज़ टू पावर n को हम लिखेंगे, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3, जहां पे 5 नदारत है, नहीं है, इसलिए इसकी कोई भी पावर लगा लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बल्कि मैं आपको एक और एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूं, दे दूं? तुम्हारा दोस्त हूं यार, मैंने भी थोड़ी रिसर्च की और एक बात सीखी, बड़ी मस्त बात है, देखना। 1 2 3 4, 2 रेज़ टू 1 2, 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 3 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16, आखिरी डिजिट लिख रहा हूं सिर्फ, यूनिट डिजिट, एंड 2 रेज़ टू 5 32, फिर से 2 3, 3 रेज़ टू 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 का 7, 3 रेज़ टू 4 81 का 1, और फिर आएगा 3, 4 रेज़ टू 1 4, 4 का स्क्वायर 64 का 4 है, नहीं 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 16 का 6, 4 का क्यूब 64 का 4, फिर 6, 5 का कोई भी पावर ले लो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहती है, 5, 6 रेज़ टू 1 6 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36, 6 फिर से आ गया 6, क्यूब भी 6, पावर 4 भी 6, 7 रेज़ टू 1 7 का स्क्वायर 49 का 9, 7 का क्यूब 343 का 3, आखिरी में 1, 8 रेज़ टू 1 इज 8 का स्क्वायर 64, 2 6 9 का 9 रेज़ टू 1 इज 9, स्क्वायर 81, फिर 9, फिर 1। तो आप खुद देख सकते हैं 6 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट, ये सब यूनिट डिजिट दिए मैंने। 2 की यूनिट डिजिट चेंज होती है, पावर हो 1 तो 2 हो पावर तो 4 8 6, मतलब कहीं पे लिखा हो 2 रेज़ टू पावर 32, तो आप बोलेंगे 32 होता है 4 टाइम्स 8 4k, तो उसके आखिरी में आएगा 6, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये देखा गया कि 2 किसी भी नंबर को जब पावर बढ़ाया तो 4 के बाद तो जरूर रिपीट हो जाती है, मतलब 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 चलता रहेगा। 6 को देखो हमेशा 6 ही रहती है। तो ये क्वेश्चन तो हमें और भी अच्छे से समझ में आ गया कि 6 रेज़ टू पावर कोई भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 रहेगी, 0 का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और तरीके से पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मामले में बताओ, तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मामले में हम लिखेंगे कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, वी डोंट हैव 5 in its prime factors for 0 to be in unit place, we must have 5 as a prime factor। तो अगर यूनिट को 0 को लेना है यूनिट प्लेस पे तो हमारे पास होना ही चाहिए 5 प्राइम फैक्टर में, यहां पे नहीं है, दैट्स वाई नो वैल्यू ऑफ n विल गिव 6 रेज़ टू पावर नंबर यूनिट प्लेस एज 0। तो कोई भी वैल्यू ले लो n की, 6 रेज़ टू पावर n कभी भी ऐसा नंबर नहीं देगा जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। और हमने रेड लाइट में कितने अच्छे से सीखा, हमने सारे नंबरों का देख लिया। Great. Okay. Next question. Explain why 7 into 11 into 13 in plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. क्या बात है, रेड लाइट जल रही है भाई। अब किसी को चेक करना हो कि कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं है, तो भाई अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो प्राइम नहीं होगा, और अगर प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं, इस नंबर को देखते हैं। तो ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो 13 कॉमन ले सकते हैं,
7 इंटू 11 इंटू नहीं 7 इंटू 11 ये हो गया +1, ठीक है। तो 13 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 हो जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है ना, ये जो भी नंबर है ये 13 इंटू समथिंग है कि नहीं? ये 13 इंटू समथिंग है। इसका मतलब ये जो नंबर है इसका एक फैक्टर 13 है और एक कुछ और भी है, और अगर इसका 13 एक फैक्टर है तो फिर ये प्राइम तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम होता तो सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, खुद वो नंबर और 1। सीख चुके हैं, बुक कहती है, मैं अच्छे से सीख चुके हैं, राइट। तो प्राइम नंबर का सिर्फ खुद वो नंबर होता है फैक्टर, और 1 होता है फैक्टर। यहां पे तो 13 एक फैक्टर नजर आ गया है, तो ये नहीं हो सकता। कर लेते हैं ग्रीन लाइट पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। चलिए इसको लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी रिटन एज 13 कॉमन, 7 into 11 plus 1. Now, we can see 13 as a factor. Hence, it can't be a prime. और प्राइम नहीं है तो क्या हुआ? Therefore, it's a composite number. तो ये प्राइम नहीं है तो भैया 100% ये कॉम्पोजिट नंबर ही है। ओए, एक ही करना था क्या? नहीं, एक और करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं और नया कर देता हूं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सिंपल है, 5 कॉमन लेंगे। 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन ले चुके हैं, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अगेन 5 इंटू समथिंग है तो हम लिखेंगे दिस नंबर हैज 5 एज प्राइम फैक्टर, सो इट कांट बी प्राइम। डेफिनेटली इट इज कॉम्पोजिट। वेरी गुड। तो ये चल रहा है हमारा 1.1। हमने खुद पढ़ा, हम खुद कर रहे हैं, हम खुद ही कर लेंगे सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round in the field, while Ravi takes 12 minutes to do the same. Suppose they start at the same point and are the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? तो भाई क्वेश्चन क्या है, रेड लाइट पे समझ लेते हैं। एक गोला है, एक सोनिया है और एक रवि है। सोनिया 18 मिनट में चक्कर काट लेती है और रवि 12 मिनट में। रवि बड़ा तेज है यार, तो वो 18 मिनट में चक्कर काट लेती है, रवि 12 मिनट में चक्कर काट लेता। दोनों ने एक साथ शुरू किया कि आओ भागें आओ भागे, और ऐसे गोल गोल घूम के वो वापस आ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली सोनिया तो तेज है, तो सोनिया आगे निकल गई होगी, उससे थोड़ी चलते ही आगे निकल गई होगी। रवि पीछे रह गया होगा और फिर सोनिया पहले ही इस लाइन को क्रॉस कर गई होगी। तो पूछ रहा है कि कब, कितनी देर बाद ऐसा समय आएगा कि दोनों स्टार्टिंग पोजीशन में बिल्कुल साथ में। हेलो सोनिया, हेलो रवि ये सिचुएशन होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको किसी डिफरेंट तरीके से बताना चाहूंगा। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, समझ लीजिए हम, ये है सोनिया और ये है रवि। तो सोनिया क्या करती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है, क्लैप बजाती है। तो सोनिया क्लैप बजाती है, 18 में क्लैप बजाएगी, फिर 36 पे क्लैप बजाएगी, 18 टू द 36, और फिर ऐसे सो एंड सो। रवि कैसे क्लैप बजाएगा, 12 पे क्लैप बजाएगा, फिर 24 पे आके क्लैप बजाएगा, फिर 36 पे क्लैप बजाएगा। आंसर ही आ गया। तो 18 और 36 पे क्लैप बजाया। 18 का टेबल गिन रहा हूं मैं, 18 मतलब 18, 18 टू द 36, और 12 का टेबल 12 इंटू 1 12, 12 टू द 24, 12 टू द 36। तो जैसे 36 के बाद दोनों एक साथ बजाएंगे तो ये 36 सोनिया का 18 और रवि के 12 का मल्टीपल है भाई। 12 के पहाड़े में आता है, 12 का मल्टीपल है। 18 के पहाड़े में आता है, 18 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये कॉमन मल्टीपल है और ये पहला है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है।
मल्टीपल मतलब दोनों के टेबल में आए पहला पहला, लीस्ट दोनों के टेबल में आया तो कॉमन मल्टीपल, और पहला पहला है तो लीस्ट। तो एलसीएम निकालना है बाबूजी, हमें एलसीएम निकालना है दोस्त। आओ जल्दी से निकाल लेते हैं। लिखेंगे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, 18 होता है 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 2 18, और रवि टेक्स 12 मिनट्स, 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, एलसीएम इज इक्वल टू, अब सीधा एलसीएम निकालना है। याद है हम हमेशा एचसीएफ निकालते थे और फिर जो बचा होता था उसको एलसीएम बोलते थे, बट यहां पे निकाल लेते हैं। एवरी प्राइम हाईएस्ट पावर, एवरी प्राइम हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर ये रहा, 3 की हाईएस्ट पावर ये रहा, हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 9 एंड दैट इज 36 मिनट, 36 मिनट। तो रेड लाइट में हमने उसको इमेजिन किया है भाई, रेड लाइट ने हमें कितनी खूबसूरती से आंसर अच्छे से समझाया है। हम एंडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे दैट आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि विल बी एट स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा दिया होता और बोला होता व्हेन दे विल बी एट द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द थर्ड टाइम, तो आंसर है हर 36 मिनट में वो लोग मिलेंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो 36 इंटू 3। ये क्वेश्चन होता व्हेन दे विल बी एट द स्टार्टिंग पोजीशन एट द 15th टाइम, कोई बात नहीं 36 इंटू 15। तो ये है एक नया दौर जहां पे अब आप करने वाले हैं सेल्फ स्टडी। ये हमने की है पहली एक्सरसाइज खत्म, और लगे रहिए इसके बाद हम एक भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे। पूरी 10th की मैथ, पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री कर डालेंगे साथ में मिलके। मिलते हैं बुक कहती है 1.2 के साथ। टिल देन बाय, और हाँ शाम को मिलते हैं 6:30 to 8। बाय।